नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विवेक आप सबकी सेवा में अपने एचडी प्लेटफॉर्म पर आप सबका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। साथ ही लाए हैं हम आपके लिए एक विशेष वीडियो समीक्षा अधिकारी और एनटीपीसी मेंस के एग्जाम को देखते हुए हमने यूपीएससी व पीएससी के पिछले वर्ष के कई पेपर्स का अध्ययन किया और पाया कि संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनसे आज की डेट में कई क्वेश्चन आ रहे हैं और जो डीप आते हैं। तो आइए हम चलते हैं आप सबके साथ अनुसूचियों का अध्ययन कर लेते हैं। देखते हैं प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है? भारत संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जो भारत के जो कुल राज्य हैं वो और जो केंद्र के जो द्वारा शासन जिन राज्यों पे किया जाता है उन राज्यों का वर्णन किया गया है। प्रीवियस वर्ष में एक यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि अगर भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनको घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो कौन सी अनुसूची प्रभावित होगी? तो उसके हिसाब से प्रथम अनुसूची प्रभावित होगी, पहली अनुसूची प्रभावित होगी। ओके, अब देख लेते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन किया गया है। अब ये संवैधानिक प्राधिकारी कौन से होते हैं? जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल हैं और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं और लोकसभा अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं। इस प्रकार ये जो संविधान इनका जो हमारी टेबल दी गई है उसमें वर्णन किया गया है। इससे क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएगा कि जो दूसरी अनुसूची में क्या किस चीज का वर्णन किया गया बता देना कि जो प्राधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते का। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में जो प्राधिकारियों के शपथ का प्रारूप का जो उल्लेख है वो बताया गया है। शपथ के प्रारूप से तात्पर्य क्या होता है? पहले आप ये जान लीजिए कि प्राधिकारी कैसे हैं, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, गवर्नर है, मंत्री, नेतागण इत्यादि। अब जो प्रारूप है वो क्या है? आपने देखा होगा कि रामनाथ कोविंद जी ने शपथ ली तो उन्होंने कहा कि मैं रामनाथ कोविंद भारत के संविधान के समक्ष ये शपथ लेता हूँ कि अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करूंगा। तो ये जो लाइन बोली गई ये प्रारूप के अंतर्गत आ गई। ओके, अब इस चीज को आप याद कैसे करेंगे? शपथ की जो है वो कौन सी अनुसूची में? तो शपथ में 3 अल्फाबेट है और ये तीसरी अनुसूची में आता है। बस इस चीज से आप याद कर लीजिएगा। तो इस पे क्वेश्चन क्या आएगा? वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो भारत के जो संवैधानिक प्राधिकारी हैं उनका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, बता दीजिएगा। तीसरी अनुसूची में। ओके, अब देख लेते हैं चौथी अनुसूची। तो इसमें बताया गया है कि जो राज्यसभा में जो मेंबर जाते हैं, राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो कितने सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे और कितने सदस्य संघीय क्षेत्र से चुने जाएंगे, इस चीज का वर्णन किया गया है। ओके, अभी यूपीएससी में प्रीवियस वर्ष में एक क्वेश्चन ये आया था कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राज्यों से चुने जाते हैं। हमने बताया आपकी संघ क्षेत्रों से भी चुने जाते हैं, संघीय जो क्षेत्र है उनसे भी चुने जाते हैं। तो इसलिए ये कथन और कारण वाले में था तो ये कथन गलत हो गया था उनका। ये घुमा के उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। जैसा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 3 राज्यसभा के मेंबर होते हैं और पांडिचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है वो उसमें 1 राज्यसभा का मेंबर होता है। ओके, आइए बात कर लेते हैं हम पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? जो राज्य क्षेत्र हैं, जो भारत के राज्य हैं, जो उनकी अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। इसमें उनके अधिकार होते हैं, उनका कैसे प्रशासन किया जाएगा और वो कैसे लागू किए जाएंगे। तो ये जो अनुसूचित जनजातियां हैं जो ये भारत के जो राज्य हैं, ये आदिवासी राज्य हैं, ये उनकी अनुसूचित जनजाति होती है। ये क्वेश्चन पिछले यूपीएससी में पूछा गया है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी अनुसूचित जो जनजातियां हैं वो पांचवी अनुसूची में वर्णित हैं। वो कितने राज्य हैं? वो 10 राज्य हैं। इस फिगर को बहुत याद करिएगा, ये आ सकता है ये समीक्षा अधिकारी के मेंस में और एनटीपीसी में भी। ये बहुत डीप क्वेश्चन है। अब छठवीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जो जनजातियां हैं के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसा कि अभी पांचवी अनुसूची में था वही इसमें है। अब इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छठवीं अनुसूची में क्या था, तो आप बता सकते हो कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी जनजातियों के प्रशासन के बारे में
वर्णन किया गया। ओके, आइए बात कर लेते हैं हम 7वीं अनुसूची की। जो 7वीं अनुसूची में जो भारत का जो पावर है, जो भारत के पास जो शक्तियां हैं, उसका वर्णन किया गया है। ओके, तो भारत में जो विषय होंगे कुछ, उनके ऊपर कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी, इस प्रकार उन विषयों के बारे में वर्णन किया गया है। जो जिस विषय पर केंद्र सरकार शासन कानून बनाएगी वो संघ सूची का विषय कहा जाएगा। वो केंद्र सरकार कानून बना रही है तो संघ सूची का विषय संघ सूची में आ जाएगी। जब ये पहले 97 विषय थे और आज के परिप्रेक्ष्य में ये 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची का अगर कोई विषय है, उस पर अगर जो कानून बनेगा तो वो उसे राज्य के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। ये पहले 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे, आज की डेट में 61 हो गए। वैसे ही सेम जो समवर्ती सूची है वो कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं इसको, कभी कभी इंग्लिश में इसका शब्द आ जाता है तो लोग गलत कर देते हैं। तो ये समवर्ती सूची का मीनिंग है कि इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है कि दोनों कानून बना देंगे तो दोनों द्वारा अगर मान लो कहीं बात फंस गई तो कौन सा कानून ऐसा दोनों में किस का जो कानून है उसे वरीयता दी जाएगी। जब विवाद की अगर स्थिति आ जाती है तो किस बॉडी की कानून को वरीयता दी जाएगी, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया जाता कानून है समवर्ती सूची में उसको वरीयता दी जाएगी। पहले ये सब्जेक्ट कितने हुआ करते थे? 47, और आज के परिप्रेक्ष्य में ये 52 हो गए। तो इनसे क्वेश्चन आएगा, वो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ये जो संघ सूची में कौन बॉडी कानून आती है तो आप बता दीजिएगा, केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती सूची में दोनों सरकारें बनाती हैं, लेकिन प्रभावी केंद्र, अगर विवाद की स्थिति आती है तो केंद्र द्वारा बनाया हुआ कानून प्रभावी होगा। इनके विषय भी पूछे जा सकते हैं। अब इस प्रकार आइए बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो भारतीय भाषाओं का जो वर्णन है इसमें आज के जो परिदृश्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में भारत की जो 22 भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। अब समय की स्थिति को देखते हुए कभी कभी कई राज्यों के नागरिकों को ये लगा कि हमारी भाषा को पूर्णतः सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपनी मांग उठाई केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने अगर कोई ऐसा उनके लिए प्रावधान किया तो भाषा आयोग ने उनके लिए भाषाओं को इस जो भारतीय जो 8वीं सूची थी उसमें स्थान दिला दिया। तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, संताली, डोगरी और मैथिली को जोड़ा गया। आपकी 1 से लेकर के 8 अनुसूचियां जो मैंने बताई हैं, ये इन पे क्वेश्चन और आता है कि मूल संविधान जब था हमारे पास तब तो ये 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। ठीक है, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची होती है? वो 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये बाद में जोड़ दी गई। ओके, आइए बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। तो जो हमने बताया कि आपको 8 जो अनुसूचियां थी वो मूल संविधान में थी। अब जो 9वीं अनुसूची जो थी उसके बारे में सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि जो सबसे पहली जो अनुसूची संविधान में जोड़ी गई वो कौन सी जोड़ी गई? वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले वो भी पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। अब ये 9वीं अनुसूची का जो ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या जो मुख्य उद्देश्य क्या है, 9वीं अनुसूची में जो कोई भी विषय है अगर उस पर अधिनियम बन जाएगा और 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ओके, लेकिन आप एक अधिनियम बना लो, 2 अधिनियम बना लो, 10 अधिनियम बना लो, 50 बना लो, इसका 9वीं अनुसूची का मिसयूज हुआ तो उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में 284 अधिनियम तक बना डाले। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और कहा कि हम अगर 9वीं अनुसूची में कोई ऐसा मामला आता है और जिससे लोगों के हित प्रभावित होंगे तो उस पर हम संज्ञान ले सकते हैं, उसको न्यायालय में भी प्रश्नगत कर सकते हैं। अब इससे क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे पहले जुड़ने वाली अनुसूची तो बता देना 9वीं, और सबसे पहला संविधान जो संशोधन हुआ था वो भी 9वीं अनुसूची जोड़ करके हुआ था। तो ये पहला संविधान संशोधन में क्या हुआ था तो ये बता देना, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल कानून बना करके, दल बदल जो कानून था बना करके इसमें सम्मिलित कर दिया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोलते हैं,
जिसके तहत ये हुआ कि कोई पहले क्या होता था कि कोई भी आदमी, एक व्यक्ति हुआ कि आज अपनी पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ली, आज तू छोड़ी तो तीसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, पुनः आ गए। तो इससे क्या था कि जो सरकार थी कभी गिर जाती थी, पुनः एक सुचारू रूप से वो व्यवस्था में शामिल नहीं हो पाते थे, आए दिन सरकारें गिरती रहती थी। तो क्या होता था, जो नागरिक हैं उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हित प्रभावित होते हैं। अब तो उन्होंने ये काम किया कि अगर आप अकेले जाएंगे तो आपकी जो सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी। तब फिर एक और चीज जोड़ दी गई कि अगर आपको जाना ही है तो आपकी जो पार्टी है उसका 1/3 मेंबर अगर सहमति से जाना चाहते हैं दूसरी पार्टी में तो जा सकते हैं। तो इसके तहत अगर मान लो किसी पार्टी में 30 मेंबर हैं और उसके 10 मेंबर दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिया जाता है कि 52वां जो संविधान संशोधन था उसमें क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ था। तो इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायती राज की संस्थाओं का जो वर्णन है। अब पंचायती राज संस्थाएं कौन सी हैं, जैसे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। पंचायती राज जो संस्था है उनको काम करने के लिए 29 विषय दिए गए थे, और ये जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत होती है ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज संस्था का जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है, वो ग्राम सभा है। एक क्वेश्चन इसमें और हमारे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आपको पता होगा कि राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या होती है, मुख्यमंत्री बनने की उम्र क्या होती है, प्रधानमंत्री बनने की उम्र क्या होती है, सांसद बनने की क्या उम्र होती है। अब हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत होता है, विलेज हेड होता है, उसकी उम्र क्या होती है, उसको अगर बनना है तो कितने उम्र तक के लोग ग्राम पंचायत जो ग्राम प्रधान होते हैं बन सकते हैं। इसको आपको बताना है। देखते सबसे पहले कमेंट करके कौन बताएगा। आ जाइए बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ये भी पंचायती राज से रिलेट है, लेकिन ये शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासन को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। इसमें जो विषय प्रदान किए गए साथ ही साथ जो महिला आरक्षण था 1/3 दिया जाएगा, इसके तहत इंक्लूड किया गया। इसमें जैसे जो स्थानीय स्वशासन के जो होती हैं संस्थाएं वो कौन सी होती हैं, जैसे आपकी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम इत्यादि इसमें है। तो हमने जो अनुसूची थी आपकी बहुत ही कम समय में पूरी कंप्लीट कर दी। आप एक एक पॉइंट को इसमें हमने एनालाइज किया। अब जो रही संविधान का जो कुछ और पार्ट है वो अगली वीडियो में बना करके हम आपको प्रेजेंट करेंगे। अब हमें आप ये बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर हमारे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिएगा प्लीज। हम आपका दिन मंगलमय हो और आप अच्छे से रहिए, आप हमारे लिए वेट करते रहिए। ओके, नमस्कार साथी।